नमस्कार दोस्तों, एडुसाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। कैसे पॉलिसी बना के ब्रिटिश ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की थी। ये थ्योरी दोस्तों दादा भाई नौरोजी के जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इसी बेसिस पे उन्होंने अपने बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी बेसिस पे बाद में चल के आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने अपने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इंडिया की जीडीपी और उस टाइम पीरियड की जो जीडीपी और इंडिया की जो नेशनल इनकम थी उसका कैलकुलेशन किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो ये तीन पॉलिसी का नाम आता है। मार्केंटाइल कैपिटलिज्म, इसके बिगिनिंग देखिए 1760 से दिखाया गया है। ये इसलिए क्योंकि देखिए 1757 में सबसे पहले ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन इंडिया में स्टार्ट होता है थ्रू द बैटल ऑफ प्लासी। इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया है। और देखिए 1760 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है। तो यहीं से उनके एक कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पहले भी उन्होंने इंडिया में ट्रेड किया था, लेकिन ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होने के बाद यहीं से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग माना जाता है। सो 1760 टू 1813 तक मार्केंटाइल कैपिटलिज्म, 1813 से 1850 तक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड 1850 ऑनवर्ड्स फाइनेंस कैपिटलिज्म। अब देखिए ये जो मार्केंटाइल कैपिटलिज्म है इसका दूसरा नाम है ट्रेड पॉलिसी, राइट, ट्रेड कैपिटलिज्म। ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है वन वे फ्री ट्रेड। और जो फाइनेंस कैपिटलिज्म है इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इन डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं मार्केंटाइल कैपिटलिज्म से। देखिए हुआ ये था कि इंडियन रॉ मटेरियल वाज बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या था, बेसिकली द ब्रिटिश वर कैरिंग आउट ट्रेड। तो दिस इज यूरोप, दिस इज ब्रिटेन, ओके, एंड सपोज दिस इज इंडिया, ओके। तो इंडिया से बाय कॉलोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट नेटिव स्टेट्स इन इंडिया उन्होंने ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया इन सारे जगह पे। और यही जगह पे इंडियन गुड्स स्टार्टेड टू बी रेज्ड। सो नाउ दे हैव स्टॉप्ड इन एक्सचेंज ऑफ बुलियन इन इंडिया, जो पहले वो लोग करते थे, लेकिन अब वो लोगों ने बिना बुलियन के एक्सचेंज के ही इंडियन रॉ मटेरियल या इंडियन गुड्स स्टार्टेड रेज करने लगे। एंड दिस इंडियन गुड्स वर बीइंग कैरिड आउट वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू यूरोपियन मार्केट। इन द यूरोपियन मार्केट दिस गुड्स वर बीइंग सोल्ड एंड अ ह्यूज प्रॉफिट वाज बीइंग अर्नड। ठीक है ना। तो यही रॉ मटेरियल देखिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में यूज होने लगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। सो इन दिस एंटायर ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम पीरियड, मतलब 1760 से 1830 तक 13 तक, इन दिस एंटायर टाइम पीरियड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ट्रेड मोनोपोली चल रहा था। और ये ट्रेड मोनोपोली कहाँ मिला हुआ था? 1600 एडी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था तो अंडर क्वींस चार्टर उनको ये ट्रेड मोनोपोली मिला हुआ था ऑन विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ट्रेड ओनली इन ब्रिटेन। लेकिन क्योंकि अब इंडिया में लड़ाई करके उन्होंने बाकी यूरोपियन पावर्स को भी हटा दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली इंडियन गुड्स पे पूरे यूरोप में ही एस्टेब्लिश हो गया था। क्योंकि इंडिया में तो देखिए और कोई यूरोपियन पावर्स प्रेजेंट था नहीं, सबको हटा दिया था। बाय द ईयर 1763 द फ्रेंच हु वाज द ग्रेटेस्ट राइवल ऑफ ब्रिटेन, दे वर आल्सो डिफीटेड अंडर द 7 years war and French were also abolished from India except for Chandannagar and Chuchura, Chandannagar and Pondicherry। तो इसके बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से ट्रेड मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गया था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द ट्रेड पॉलिसी वाज गोइंग ऑन। अब देखिए ये पॉलिसी चेंज होता है कब? 1813 में उनका ये पॉलिसी चेंज होता है, ठीक है ना। और वो देखने को मिलता है चार्टर एक्ट 1813 से। चार्टर एक्ट 1813 में देखिए एक प्रोविजन था, द ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है दैट वाज ब्रॉट टू एन एंड एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ओपीएम। टी और ओपीएम को छोड़ करके बाकी सारे ट्रेड में, इंडियन ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। अब इसके पीछे की अगर कहानी हम देखें तो देखिए क्या हुआ था। 1760 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद ना ब्रिटेन में बहुत सारे कंपनीज आने लगे। नाउ द सेक्टर इन विच द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम वाज टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे पहले आया था। तो ब्रिटेन में बहुत सारे कंपनी इमर्ज हो रहे थे, बट दोज कंपनीज नीडेड
न्यू मार्केट, क्योंकि यूरोपियन मार्केट हैड बीन फ्लडेड विथ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश टेक्सटाइल। लेकिन कैपिटलिज्म के ग्रोथ के लिए उनको न्यू मार्केट की जरूरत है। लेकिन ये न्यू मार्केट उनको मिलेगा कहाँ? द कॉलोनीज वर द न्यू मार्केट, कॉलोनीज लाइक इंडिया। लेकिन यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली एस्टेब्लिश होकर रखा था, तो बाकी सारे जो कंपनीज थी वो इंडियन मार्केट में घुस नहीं पा रहा था। अब यही लोग, ये जो अदर कंपनीज थे, दे स्टार्टेड टू फॉर्म अ लॉबी एंड दे स्टार्टेड टू पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस। बहुत सारे ब्रिटिश एमपीज इस लॉबी के अंदर और लॉबी के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो चार्टर एक्ट पास किया गया and the trade monopoly right of the East India Company which was granted to them in 1600 AD was brought to an end। और इसके बदले में क्या, इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ब्रिटिश कंपनीज जो टेक्सटाइल बना रहे थे, क्लोथ्स बना रहे थे, वो उनको इंडियन मार्केट में एंट्री मिल गया और इसके वजह से इंडियन मार्केट वाज आल्सो फ्लडेड विद ब्रिटिश गुड्स। अब देखिए, इसको वन वे फ्री ट्रेड क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिश ही अपने गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे इंडियन टेक्सटाइल भी था जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रहा था। एंड इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो हैड ह्यूज डिमांड इन द ब्रिटिश मार्केट और इन द यूरोपियन मार्केट। अब ब्रिटेन को, ब्रिटिश कंपनीज को इंडियन इंडस्ट्री को खत्म करना था और इसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पॉलिसी बनाया अंडर दिस पॉलिसी कि जितने गुड्स, ब्रिटिश गुड्स जितना भी ब्रिटेन से इंडिया में एक्सपोर्ट होगा उसमें नो कस्टम ड्यूटी, नो टैक्स। लेकिन इंडियन जितने भी गुड्स ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर हाई टैक्स इंपोज किया गया, ठीक है ना, हाई टैक्स इंपोज किया गया। अगर मतलब ब्रिटेन में ब्रिटेन का सरकार और इंडिया में इंडिया का अगर सरकार होता तो ये चीज, ये डिस्टॉर्शन नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रिटेन हाई टैक्स इंपोज करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट भी ब्रिटिश गुड्स पे हाई टैक्स इंपोज कर देगा, ये रेसिप्रोकेशन होता। लेकिन क्योंकि दोनों जगह पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस था और वो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस से पॉलिसीज बना रहे थे, तो दिस वन वे फ्री ट्रेड स्टार्टेड एंड एज ए रिजल्ट इंडियन गुड्स स्टार्टेड टू बिकम लेस कॉम्पिटिटिव एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस। इंडिया के जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी या फिर जो भी इंडिया में कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा था उस टाइम पे, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब देखिए, इसी चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन था कि ब्रिटिश ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन भी चालू किया। ये वेस्टर्न एजुकेशन चालू करने के पीछे भी उनका ये एक कैपिटलिज्म, ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट था वो मौजूद था। वो इस तरीके से, देखिए वेस्टर्न एजुकेशन क्यों चालू किया गया था, इसके पीछे उनका दो रीजन था। एक था इंडिया में बहुत सारे क्लर्क बनाना था, क्योंकि नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश फोर्सेस और ब्रिटिश अथॉरिटी हैड स्टार्टेड टू अडॉप्ट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इन देयर हैंड। और उसको एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली चलाने के लिए बहुत सारे क्लर्क या ऑफिशियल्स अपॉइंट करना होगा। अब अगर ऑफिशियल्स ब्रिटेन से लाना है तो दैट विल बी हाईली कॉस्टली, तो उन्होंने सोचा कि इंडियंस को ही क्लरिकल पोस्ट में पोस्टिंग दिया जाए, लेकिन इन इंडियंस को पहले इंग्लिश में या वेस्टर्न एजुकेशन में एजुकेटेड होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में चालू किया था। तो दिस वाज द वन रीजन टू प्रोड्यूस क्लर्क्स इन इंडिया। और जो दूसरा रीजन था वो ये था कि इंडियन मार्केट्स ब्रिटिश गुड्स से या ब्रिटिश क्लोथ से फ्लडेड हो चुका था, राइट। लेकिन ये ब्रिटिश गुड्स खरीदेगा कौन? क्योंकि इंडियंस जो लोग थे, जो देसी, उन्होंने कहा देसी लोग या नेटिव पीपल, द नेटिव पीपल और वी यूज्ड टू यूज द इंडियन क्लोथ्स, राइट। लेकिन ब्रिटिश क्लोथ्स वही पहनेगा या वही यूज करेगा जो वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेटेड होगा। इसीलिए देखिए 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु विल बी इंडियन इन कलर बट ब्रिटिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। ये जो स्टेटमेंट मैकॉले ने दिया था, इसके पीछे यही राज छुपा हुआ था, यही उनका मोटिव छुपा हुआ था कि इंडिया में ब्रिटिश गुड्स के सेल को बढ़ाना, इंडिया में ब्रिटिश गुड्स के मार्केट को बनाना, राइट। दिस वाज ए हिडन मोटिव दैट वाज देयर बिहाइंड दिस वन वे फ्री ट्रेड और दिस इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब देखिए 1850 तक ये चलता रहा और 1850 के बाद उन्होंने एक और पॉलिसी लेके आए विच इज कॉल्ड फाइनेंस कैपिटलिज्म, इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हुआ ये था कि देखिए 1760 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था एंड बाय द ईयर 1850, मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स
बीत चुका था। इन दिस 100 ईयर्स ब्रिटेन में बहुत सारे जगह पे बहुत सारे फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी थी। नाउ ब्रिटिश मार्केट और ब्रिटिश लैंड वाज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड विथ फैक्ट्रीज। अब उनको नए फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए न्यू लैंड की जरूरत थी। अब ये न्यू लैंड उनको कहाँ मिलेगा? वंस अगेन दे आइड ऑन द टुवर्ड्स द कॉलोनीज। कॉलोनीज में उनको नया लैंड मिलेगा जहां पे वो अपने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकता है। तो देखिए 1850 के बाद फिर से इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचना ये पड़ेगा कि उन्होंने कोई भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इंडिया में ट्रांसफर नहीं किया। देखिए इंडिया में कैसा इंडस्ट्रीज उन्होंने बनाया, चाहे वो मतलब कि पेपर फैक्ट्री बनाया, उन्होंने जूट फैक्ट्री बनाया, उन्होंने मैच फैक्ट्री बनाया। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज उन्होंने बनाया ना, दे आर ऑल लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि इंडिया में चीप लेबर्स अवेलेबल था, और वो सारे इंडस्ट्रीज ब्रिटेन से ज्यादा प्रॉफिटेबल था इंडिया में एस्टेब्लिश करना, क्योंकि ब्रिटेन में लेबर इतना चीप नहीं था अनलाइक इंडिया। तो उन्होंने कोई भी कैपिटल या फिर कोई भी हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया में फिर से एक री इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, री इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जो जितने भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे थे या जितने भी कैपिटलिज्म की डेवलप हो रही थी इंडिया में, दैट वाज ऑल ओन्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट। और इसीलिए देखिए 1885 में जब कांग्रेस की फाउंडेशन होता है और मॉडरेट फेज स्टार्ट होता है, तो मॉडरेट फेज में कांग्रेस का मेन डिमांड क्या था कि ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और ये डिमांड उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश ने उस टाइम से पॉलिसी बना करके इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को रोक रहे थे। बहुत सारे लेवल पे उनके रेस्ट्रिक्शन क्रिएट किया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि कोई भी अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना हो तो सबसे पहले एक लोन चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, और ये लोन कहाँ से मिलेगा? बैंक से। अब देखिए उस टाइम पे जितने भी बैंक था, बैंक्स वर आल्सो हेल्ड बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। अब बैंक से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे पहले तो लोन मिलेगा नहीं, और अगर लोन मिला भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। इस तरीके से डिफरेंट लेवल पे बहुत सारे मतलब कि रेस्ट्रिक्शन क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद एक टाइम आया जब इंडियन इंडस्ट्रीज भी डेवलप होने लगा और इंडिया की री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। लेकिन इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश हैड अर्न a lot of profit at the cost of Indians. So this is all about the British economic policies that they had implemented in India, which has become clear due to the theories given by the different moderate leaders, different nationalist leaders. Thank you.